वर्ल्ड कप हो या यूरोज हो, कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं जाता जहां पर जर्मन नेशनल टीम एज फेवरेट्स या फिर एक ऐसी टीम बनकर ना उतरे जिससे सबको उम्मीदें रहती हैं। लेकिन हाल ही में यहां पर 2014 की विश्व कप जीत के बाद जर्मन नेशनल टीम का जो डाउनफॉल हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक रहा है। और यहां पर 2018 और 2022 विश्व कप में दोनों बारी वो ग्रुप स्टेज से एलिमिनेट होकर बाहर हो गए। 2016 के यूरोज में भले ही वो सेमीफाइनल तक ज़रूर पहुंचे थे, लेकिन यहां पर जब बात आई 2020 के यूरोज की तो वो राउंड ऑफ 16 में अपने वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल इंग्लैंड से 2-0 से हार के बाहर हो गए। अब यहाँ पर जर्मन नेशनल टीम 3 बार की यूरोज विजेता है, 4 बार की विश्व विजेता है, लेकिन 1996 वो आखिरी बार था जब यहाँ पर यूरोज की ट्रॉफी के ऊपर जर्मन नेशनल टीम के हाथ काबिज हुए थे। इस साल जुलियन नागल्समैन के अंडर यहाँ पर जर्मन नेशनल टीम वापस से इस कंपटीशन को जीतने की उम्मीद लगाकर आएगी, लेकिन 2008 और 2016 वो दो अपॉर्चुनिटीज थी इनके पास जहां पर ये सिर्फ सेमीफाइनल तक सफर अपना पूरा कर पाए, वरना 2000 और 2004 में ग्रुप स्टेज में एलिमिनेट होकर बाहर हो गए। अब 2020 में जो इनके साथ हुआ था, 2018 में जो इनके साथ हुआ और 2022 में जो इनके साथ हुआ, उसका मेन रीजन ये था कि इन्होंने अपनी जो कोर थी 2014 के विश्व कप वाली वो चेंज ज़्यादा की नहीं थी और इन्होंने जो मेन प्लेयर्स थे सारे के सारे बायर्न म्यूनिख और डॉर्टमंड से भर लिए थे। लेकिन इस साल जो इनका अप्रोच रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अलग रहा है और इसी वजह से इस साल की जर्मन नेशनल टीम से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं। इनके ग्रुप में स्विट्जरलैंड है, यहाँ पर हंगरी है एंड स्कॉटलैंड है। ग्रुप काफ़ी अच्छा है और आसानी से यहाँ पर जर्मनी को टॉप कर लेना चाहिए। लेकिन जो हाल ही में रिकॉर्ड रहा है जर्मनी का, जहाँ पर वो जापान के अगेंस्ट स्ट्रगल किए हैं, जहाँ पर ये छोटी छोटी टीमों के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए आए हैं, तो इस साल भी इनसे ऐसा कुछ कर जाने की उम्मीद लगा बैठे हैं बहुत सारे लोग। लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि यहाँ पर जर्मनी में ही हो रहा है यूरो इस बार का, तो दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन दिस कॉम्पिटिशन। और प्रिडिक्शन की अगर बात की जाए, मैंने अपनी प्रिडिक्शन वीडियो में यही प्रिडिक्ट किया है कि भाई जर्मनी इस बार का यूरो 2024 जीतेगी। लेकिन कौन से प्लेयर्स हैं, कौन से इनके टीम में स्टार्ट करेंगे, आइए उस पर एक नज़र मारते हैं और देखते हैं भाई कौन से वो 26 खिलाड़ी हैं जो कि यूरो 2024 में जर्मन नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। तो गोलकीपिंग डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो ओलिवर बोमेन, मैनुअल नॉयर और मार्क आंद्रे ter Stegen। देन डिफेंस में इनके पास व्लादिमीर, आपके एंटोन, बेंजामिन हेनरिक्स, जोशुआ किमिक, रॉबिन कोश, देन मैक्सिमिलियानो मिटलस्टेड, डेविड रॉम, एंटोनियो रूडिगर, निको श्लॉटरबैक एंड जोनाथन टा। देन मिडफील्ड में अगर बात की जाए तो रॉबर्ट एंड्रिक, क्रिश्चियन फ्यूरिक, पास्कल ग्रोब, इल्काई गुंडोगन, टोनी क्रूज, जमाल मुसियाला, एलेक्जेंडर पैवलोविच, लीरॉय साने एंड फ्लोरियन विर्ट्ज। एंड देन अटैक में इनके पास मैक्सिमिलियानो बियर है, देन निकलस फुलक्रुग है, काय हावर्ट्स है, थॉमस मुलर है एंड डेनिस उंडेव है। अब ये टीम अगर आप नॉर्मल डेज पे पिक करते तो इसमें आपके कुछ नाम और होते, जैसे कि आपके पास मैट हमल्स होते, जिस तरह का उनका डॉर्टमंड के साथ सीजन रहा था। लेकिन जर्मन एफए ने इस बार थोड़े से, आप बोलोगे सेंटिमेंटल जो बेसिस पे सिलेक्शंस होते हैं उस पर नहीं किए हैं एंड मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन किए हैं। इसी वजह से यहाँ पर आप देखोगे कि इसीलिए लिरोन गोरेत्स्का का भी नाम शामिल नहीं किया गया, इसीलिए तो आपके टीमो वर्नर का नाम जो है वो शामिल नहीं किया गया। वरना इस टीम में वही रेगुलर नेम्स होते जो इतने टाइम तक खेलते आए हैं जर्मन नेशनल टीम के लिए, और वो रीज़न भी रहे हैं यहाँ पर जर्मनी के डाउनफॉल का। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर अपनी प्रिडिक्टेड 11 देखूँ या फिर मैं अपनी प्रिफर्ड 11 देखूँ तो उसमें ऑब्वियस सी बात है, बहुत क्लियर तौर पे ये चीज़ बोल चुके हैं आपके जो कोच हैं जुलियन नागल्समैन के, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके मैनुअल नॉयर को इन दी स्टार्टिंग 11 रखूंगा, चाहे मीडिया कुछ भी बोले। ही इज़ गोइंग टू बी माई नंबर 1 थ्रू आउट द कैंपेन। तो मैनुअल नॉयर आपके गोलकीपर हो गए। देन राइट बैक के तौर पर आप सबको पता है, वैसे तो कुछ टाइम पहले तक आपके जोशुआ किमिक एज अ सीडीएम प्लेयर खेल रहे थे फॉर बायर्न म्यूनिख एंड फॉर जर्मनी, बट वहाँ पर वो दाल गल नहीं पाई उतने अच्छे से जो सोचा था जर्मन नेशनल टीम ने, जोशुआ किमिक ने, इसीलिए उनको वापस से राइट बैक पर रीस्टैब्लिश किया है जहाँ पर इनिशियली वो अपने करियर डेज में खेल रहे थे। देखो, एंटोनियो रूडिगर तो खेलेंगे ही खेलेंगे, और जो पिछले 2 महीने में 3 महीने में आपके टीम सिलेक्शंस रहे हैं आपके जुलियन नागल्समैन के, उनसे बहुत क्लियर भी हो गया है कि एंटोनियो रूडिगर और आपके जोनाथन टा रहेंगे आपके 2 सेंटर बैक पैर, मतलब 2 सेंटर बैक्स यहाँ पर एज अ सेंटर बैक पैर, और निको श्लॉटरबैक आपके एज अ रोटेशनल प्लेयर आएंगे टीम में। देन आपके लेफ्ट बैक के तौर पर स्टुटगार्ट के लिए जिस तरह का सीजन यहाँ पर आपके मैक्सिमिलियानी, क्या नाम है पहले तो, मिटलस्टेड का रहा है, एक तो नाम इतना डिफिकल्ट है यार, जर्मन प्लेयर्स का नाम बड़ा डिफिकल्ट रहता है, तो वो यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं लेफ्ट बैक के तौर पे। तो यहाँ पर आपके डेविड रॉम का जो चांस रहेगा वो एज अ सब्स्टिट्यूट ही रहने वाला है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ से थोड़ी सी, मतलब आप बोलोगे दिक्कत है कि यहाँ पर जर्मन नेशनल टीम का जो डिफेंस है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, बट देखो यार, अगर ऑन पेपर देखा जाएगा तो बहुत सारी टीमों का जो डिफेंस है वो काफ़ी क्रैक है उसमें, जैसे कि पोर्चुगल नेशनल टीम में उनका डिफेंस काफ़ी क्रैकी है।
अगर आप देखोगे पेस नहीं है, देन आपके जो फुल बैक्स हैं वो डिफेंसिवली स्ट्रांग नहीं है। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर आपके इंग्लैंड नेशनल टीम के साथ भी है, कुछ हद तक ये सेम प्रॉब्लम आप बोलोगे यहाँ पर फ्रांस नेशनल टीम के साथ भी है फुल बैक्स के तौर पर। बट यहाँ पर अगर मैं जर्मन नेशनल टीम की बात करूँ, अगर आप सिर्फ बड़े नाम प्लेयर्स से टीम बनाना चाहते हो फिर आपको यहाँ पर हर टूर्नामेंट में वही परेशानी फेस करनी पड़ेगी। आई थिंक इस बार जो ब्रेव कॉल ली है उसके साथ जर्मन नेशनल टीम का जो स्क्वाड है काफ़ी स्टेबल है। देन मिडफील्ड की बात की जाएगी तो आपको पता है भाई, आपने यहाँ पर एंड्रिक को पिछले इतने सारे मैचेस से लगातार खिला रखा है उस रोल में, और जिस तरह का सीजन रहा है यहाँ पर एंड्रिक का लेवरक्यूजन के लिए, उसके बाद तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके एंड्रिक अलोंग साइड टोनी क्रूज यहाँ पर खेलेंगे इन द मिडफील्ड। अब आपको पता है गुंडोगन आपके नंबर 8 रोल में खेलते हैं, एडवांस 8 या स्लैश नंबर 10 रोल में आप उनको खिलाते हो जर्मन नेशनल टीम के लिए। बार्सिलोना उनको बहुत डीपर रोल में खिलाती है, इसलिए गुंडोगन का वो जो गेम जो एक्चुअल में आना चाहिए बाहर निकल के वो आ नहीं पाता बार्सिलोना के लिए। बट अगर यहाँ पर जर्मन नेशनल टीम की बात की जाए तो उनको पता चल गया कि उनका जो मिडफील्ड ट्रायो रहेगा वो क्या रहेगा, और पिछले 4-5 मुकाबलों के अगर आप लाइनअप देखोगे बिल्कुल सेम रही है, कोई चेंज नहीं रहा है। फ्लोरियन विर्ट्ज यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे खेल रहे हैं, देन आपके जमाल मूसियाला आपके राइट हैंड साइड पे खेल रहे हैं, एंड देन अप टॉप आपने यहाँ पर काई हावर्ट्स को स्टार्ट दे रखा है। थॉमस मुलर हो गए आपके, या फिर आप बोलोगे यहाँ पर निकलस फुलक्रोग हो गए, ये सारे के सारे एज अ चेंज प्लेयर आते हैं। उंडेफ की भी आप बात अगर करोगे तो वो भी एज अ सब्सटीट्यूट ही आएंगे। आपकी स्टार्टिंग 11 सॉर्टेड है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी टीम के लिए। कोई भी टीम जो टूर्नामेंट जीतती है उसको, उसके मैनेजर को अगर अपना स्टार्टिंग 11 पता है देन उसकी आधी सरदर्दी ऐसे ही दूर हो जाती है, क्योंकि अगर वहाँ पर आपका स्टार्टिंग 11 में लेट्स से कि परफॉर्मेंस जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो निकल के नहीं आते तो उसमें चेंजेस कर सकते हो। लेकिन एक मैनेजर जिसको टूर्नामेंट में एंटर करते में उसको बेस्ट 11 अपनी नहीं पता है, वो कभी भी ग्रुप स्टेज में भी अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर नहीं कर पाएगा। एंड जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर ये जो ग्रुप स्टेज में इनकी टीमें हैं, स्विट्जरलैंड हो गई, स्कॉटलैंड हो गई या हंगरी हो गई, ये टीम जर्मन नेशनल टीम के कंपैरिजन में काफ़ी कमजोर है। स्कॉटलैंड अच्छा फुटबॉल खेल रही है, हंगरी एक ऐसी टीम है जिसके ऊपर सबकी निगाहें होंगी। स्विट्जरलैंड का वो स्क्वाड जो आज से 2-3 साल पहले था वो सेम स्क्वाड नहीं है, उसके लूप होल्स हमने वर्ल्ड कप में देख भी लिए थे, लेकिन एट द सेम टाइम फुटबॉल में कुछ भी हो सकता है तो उसकी पॉसिबिलिटी हम रूल आउट नहीं कर रहे हैं। अब देखो इस जर्मन नेशनल टीम में बहुत सारे प्लेयर्स अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे हैं, जैसे कि आप अगर बात करोगे तो मैनुअल नॉयर का ये आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली टोनी क्रूज का तो ये आखिरी टूर्नामेंट है ही, इवन इल्काई गुंडोगन का ये आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है। देन उसके बाद थॉमस मुलर भी अपने आखिरी टूर्नामेंट में ही पार्टिसिपेट करते दिख रहे हैं, निकलस फुलक्रुग के साथ भी सेम कहानी हो सकती है। तो बहुत सारे प्लेयर्स आखिरी बार अपनी जो नेशनल टीम की जर्सी है वो डॉन कर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे वुड लाइक टू बाउ आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन एज द चैंपियंस, मतलब आफ्टर दिस कॉम्पिटिशन दे वुड वांट टू बी क्लेम्ड एज द यूरोपियन चैंपियंस। जो कहानी 2008 में नहीं कर पाए, 2016 में नहीं कर पाए और 1996 में आखिरी बार की थी, वो शायद आप इस साल करना चाहोगे। बहुत लंबा टाइम हो गया है, 2014 से लेकर 2024 आ गई है, पिछले 10 साल में आपने मैसिव फेलियर्स टेस्ट किए हैं, एंड डेफिनेटली यहाँ पर जो टीम की परफॉर्मेंस रही है वो काफ़ी ज़्यादा आप बोलोगे सब स्टैंडर्ड रही है। नागल्समैन के ऊपर प्रेशर इस चीज़ का भी है कि जो आपके नागल्समैन के लिए एक क्रिटिसिज्म का पॉइंट बना है कि नागल्समैन ने टीमें ज़रूर बनाई हैं, लेकिन जब बात आती है बड़ी स्टेज पे परफॉर्मेंस डिलीवर करने की या फिर ट्रॉफीज जीतने की, नागल्समैन वो मैनेजर नहीं बन पा रहे हैं। और अगर यहाँ पर नागल्समैन अभी इस टूर्नामेंट को जितवा देते हैं जर्मनी को, तो बहुत सारे क्लब लाइंड अप होंगे जो कि नागल्समैन के लिए मुंह मांगी रकम देने को तैयार होंगे, एंड उस केस में मैनचेस्टर यूनाइटेड भी एक क्लब हो सकता है। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं देखूं तो मैं कम से कम यहाँ पर जर्मन नेशनल टीम को फाइनल में जाते देख रहा हूँ, क्योंकि इनकी टीम में बैलेंस भी है, इनकी टीम में यूथ और एक्सपीरियंस का अच्छा आप बोलोगे एक मिक्सचर भी है, एंड डेफिनेटली यहाँ पर मैच विनर्स की कमी नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पता है यहाँ पे क्या रहा है कि जो पिछली एफए ने गलतियां की, जो पिछले इतने टाइम से लगातार एक सेम मिस्टेक होती आ रही थी कि आपने यहाँ पर बायर्न म्यूनिख और डॉर्टमंड से ही मेजॉरिटी प्लेयर्स लिए थे, वो इस साल नहीं हुआ है। आपने बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स को प्रेफरेंस नहीं दी है, आपने डॉर्टमंड के प्लेयर्स को प्रेफरेंस नहीं दी है। यहाँ पर स्टुटगार्ट और लेवरक्यूजन के प्लेयर्स को यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, और वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जर्मन नेशनल टीम अपना जो एक पैरामीटर था इतने टाइम से सिलेक्शन का वो ब्रेक करके आउट ऑफ दी आप अपने सेफर जोन या फिर अपने जो बोलोगे ग्लूमी वर्ल्ड था उससे आप प्लेयर्स पिक करके लेकर आ रहे हो मेरिट के बेसिस पे, नाम के बेसिस पे इस बार सिलेक्शन नहीं हुए। अब देखो नागल्समैन या कोई भी जर्मन नेशनल कोच आता है उसकी फिलॉसफी सेम ही रहती है, ईगन प्रेस करना है, हाई प्रेस करना है, सामने वाली टीम को आउट प्रेस करके यहाँ पर फिजिकल लेवल पे बुली करना है एंड क्विक फुटबॉल खेलनी है, क्विक एक्सचेंज ऑफ पासेस करना है। नागल्समैन की टीम अगर आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग फुटबॉल खेलती है। आपको लगेगा कि यहाँ पर नागल्समैन वो मैनेजर नहीं है जो कि शायद जर्मन नेशनल टीम को ट्रॉफी जितवा पाए,
बट इस जर्मन नेशनल टीम में जो यूथ और आपके एक्सपीरियंस का राइट मिक्सचर है ना, उसके लिए सबसे सही और सबसे सटीक मैनेजर अभी नागल्समैन ही है। एंड नागल्समैन के पास एक पॉइंट भी है प्रूव करने का, जो बायर्न म्यूनिख ने उनके साथ किया था। उसके बाद ही मस्ट बी वेरी वेरी हंग्री कि मैं यहाँ पर जाकर गलत साबित करूँ इनको, एंड अपनी नेशनल टीम के साथ अगर मैं कोई एक्लेट जीतूंगा 2014 के बाद से, जो चीज़ आपके याकिम लो नहीं कर पाए 2018 में, और 2 टूर्नामेंट्स में आपके यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके हांसी फ्लिक नहीं कर पाए, वो मैं करके दिखाऊंगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ फॉर नागल्समैन एंड नागल्समैन्स टीम टू अप देयर स्टैंडर्ड एंड टू स्टार्ट परफॉर्मिंग टू देयर लेवल बेस्ट। क्योंकि हमने देख रखा है यार, वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंसेज थी काफ़ी सब स्टैंडर्ड थी, यहाँ पर यूरोज की जो परफॉर्मेंसेज थी काफ़ी सब स्टैंडर्ड थी। इस वक्त पर अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपके पास होम एडवांटेज है, क्राउड आपके फुल सपोर्ट में होगा, क्राउड की आपको कोई दिक्कत नहीं है, मीडिया आपके सपोर्ट में बात करेगी, आपको सिर्फ फुटबॉल खेलनी है। तो अब देखते हैं किस तरीके से जर्मन नेशनल टीम रिएक्ट करती है। बट आई एम रियली पॉजिटिव अबाउट दिस टीम एंड दिस मैनेजर। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस यूरोपियन चैंपियनशिप एंड आई वांट जर्मनी टू डू वेल, जिससे कि मुझे एक लॉस्ट चार्म हो गया है ना अभी जर्मन नेशनल टीम के साथ, वो वापस लौटे उनके केस में। एंड डेफिनेटली फिर अभी जो गिनी चुनी टीमें बची हैं, क्योंकि हर कोई जब बात करता है तो वही फ्रांस की बात कर रहा है कि फ्रांस अल्टीमेट यहाँ पर विनर बन जाएगी, क्योंकि पोर्चुगल में यूनिटी नहीं है, इंग्लैंड की टीम के पास अच्छा मैनेजर नहीं है, स्पेन की टीम बोरिंग फुटबॉल खेलती है, इटली यहाँ पर एज सच एक्सपेक्टेशन है नहीं उनसे। जर्मनी को स्टेप अप करना पड़ेगा, इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस जर्मन टीम को लेकर, एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपका क्या प्रेफर्ड प्लेइंग 11 होगा वो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, और आने वाले अगले एपिसोड के लिए वेट करिए, और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर।